हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारे टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड की जनजातियां। देखिए, उत्तराखंड की जनजातियां पढ़ने से पहले मैंने आपको एक टॉपिक दिया था जिसमें कि मैंने आपको पढ़ाया था उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां, जिसमें हमने पढ़ा कोल, किरात और खस के बारे में। उसके बाद हमने शुरू किया था उत्तराखंड की जनजातियां, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा थारू जनजाति के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा जौनसारी के बारे में, और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बोक्सा जनजाति के बारे में। उत्तराखंड का कोई सा भी एग्जाम हो तो जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं यहाँ से एक या दो प्रश्न हमेशा से ही बनते आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बोक्सा जनजाति। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके निवास स्थान की। देखिए, उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर और नैनीताल के रामनगर, पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा तथा देहरादून के विकास नगर, डोईवाला, सहसपुर विकास खंडों के लगभग 173 गांवों में जो बोक्सा जनजाति है वो वर्तमान में निवास कर रही है। देखिए, थोड़ा सा एक बात इसको और समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, उधम सिंह नगर में इनकी संख्या सर्वाधिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ा थारू जनजाति, तो हमने ये देखा जो थारू जनजाति है वो सबसे अधिक निवास कहाँ कर रही थी, उधम सिंह नगर में कर रही थी। थोड़ा सा हम इनको मैप के माध्यम से समझते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हम उत्तराखंड का एक मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जो हमारा ये हरिद्वार है ये हमारा है उधम सिंह नगर है, और ये है हमारा देहरादून। देखिए, जब मैं आपको जौनसारी जनजाति पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था जो सर्वाधिक जौनसार जनजाति रहती कहाँ रहती है, जौनसार बावर में, यानी कि देहरादून वाले क्षेत्र पर, यानी कि इस वाले क्षेत्र पर रहेगी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा थारू जनजाति। थारू जनजाति का सर्वाधिक निवास स्थान कहाँ पर था, उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर कहाँ है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर है, दक्षिण में सबसे नीचे यहाँ पर देखिए उधम सिंह नगर है। उसके बाद देखिए, थारू जनजाति का सर्वाधिक निवास स्थान कहाँ पर था, उधम सिंह नगर में। और बोक्सा जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाएगी वो कहाँ पर पाई जाएगी, उधम सिंह नगर जनपद में ही पाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, उधम सिंह नगर जनपद में थारू जनजाति के साथ साथ बोक्सा जनजाति भी सर्वाधिक पाई जा रही है। तो ये मैप के माध्यम से आप इन चीज़ों को याद रखिए, आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से छप जाएंगी। चलिए ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं बोक्सा जनजाति की, कि बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तराखंड के किस जनपद में है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर जनपद में बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक संख्या है। फिर देखिए, किस मुगल ग्रंथ में बुक्साड़ शब्द का उल्लेख मिलता है। बुक्साड़ शब्द बुक्सा जनजाति से ही संबंधित है। तो देखिए, किस मुगल ग्रंथ में बुक्साड़ शब्द का उल्लेख मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आईने अकबरी ग्रंथ में बुक्साड़ शब्द का उल्लेख मिलता है। चलिए, इस बुक्साड़ शब्द को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, नैनीताल व उधम सिंह नगर के बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। यानी कि जो नैनीताल और उधम सिंह नगर का जो बोक्सर बहुल क्षेत्र है, अगर हम लोग बात करते हैं नैनीताल और उधम सिंह नगर की, देखिए मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमारा उत्तराखंड का मैप है, तो ये हमारा क्या उत्तराखंड है, ये हमारा है उधम सिंह नगर है, और उधम सिंह नगर के ऊपर ही क्या आता है, नैनीताल आता है। तो देखिए, ये कहते हैं कि नैनीताल व उधम सिंह नगर के बोक्सा बहुल क्षेत्र को कहा जाता है बुक्साड़, यानी कि जो नैनीताल वाला क्षेत्र है और जो उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर बुक्सा जनजाति निवास कर रही है, या फिर इन जगहों पर उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में जहाँ जहाँ पर बुक्सा जनजाति की अधिक संख्या है, तो इन क्षेत्र को कहा जाता है बुक्साड़ कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आईने अकबरी ग्रंथ में बुक्साड़ शब्द का उल्लेख मिलता है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा कि किस ग्रंथ में बुक्साड़ शब्द का उल्लेख मिलता है, तो आईने अकबरी ग्रंथ में। और बुक्साड़ शब्द का प्रयोग किस जनजाति के लिए किया गया है, ऐसे प्रश्न बन सकता है कि बुक्साड़ शब्द का प्रयोग किस जनजाति के लिए किया गया है, तो ये किया गया है बोक्सा जनजाति के लिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए, मैंने यहाँ पर दो डेट लिखी हुई है। हालांकि जब पहली वाली वीडियो मैंने आपको पढ़ाई थी थारू जनजाति वाली, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को समझा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को एक बार और नोट कर लीजिए। 1967 में बुक्सा को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। नोट करेंगे कि बोक्सा जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब दिया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1967 में बोक्सा जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1981 में क्या हुआ, 1981 में बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया था। कब, 1981 में बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए बोक्सा स्वयं को बताते हैं, बोक्सा स्वयं को बताते हैं पवार राजपूत। ये कहते हैं कि हम लोग पवार राजपूत हैं। वह जनश्रुति के अनुसार बोक्सा धार नगरी के राजा उदयजीत के वंशज हैं। किसके? उदयजीत। ये एक जनश्रुति है। जनश्रुति के अनुसार जो बोक्सा जनजाति है वो धारा नगरी के राजा उदयजीत के वंशज हैं, ऐसा भी कुछ हमको सुनने में मिलता है। तो अलग अलग इतिहासकार ने उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। हालांकि सबसे जो जो सर्वाधिक जो प्रचलित मत है उस वो है कि बोक्सा स्वयं को बताते हैं पवार राजपूत, यही आपको याद रखना है। फिर देखिए कहा जाता है कि बोक्सा उत्तराखंड में सर्वप्रथम बनबसा में 16वीं शताब्दी में आकर बसे थे। बनबसा कहाँ है? बनबसा देखिए टनकपुर का जो क्षेत्र है, टनकपुर जो एक बॉर्डर मिलता है नेपाल के बगल में ही है। वैसे तो नेपाल के उधम सिंह नगर बॉर्डर के आसपास ही बनता है। उधम सिंह नगर हो गया, नेपाल हो गया, उन्हीं से सटता हुआ बनबसा वाला क्षेत्र है। तो कहा जाता है कि बोक्सा उत्तराखंड में सर्वप्रथम बनबसा में 16वीं शताब्दी में आकर बसे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोक्सा उत्तराखंड में सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बनबसा में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। फिर देखिए महर या महर बोक्सा कहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में? तो ये देहरादून में, यानी कि देहरादून में रहने वाले बोक्साओं को महर या महर बोक्सा भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ भी चुका है कि देहरादून में रहने वाले बोक्साओं को किन शब्द बोक्साओं के लिए किन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो महर या महर बोक्सा। चलिए ठीक है। फिर देखिए अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बोक्सा सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे? तो अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बोक्सा सर्वप्रथम बनबसा में आकर बसे हुए थे। तो देखिए चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है और टनकपुर के आसपास में ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था टनकपुर के ही आसपास में आता है। उधम सिंह नगर जनपद की जो सीमा मिलती है बनबसा, देखिए जो बनबसा जो बसेगा ना, बनबसा जैसे कि टनकपुर, उधम सिंह नगर का जो खटीमा वाला क्षेत्र रहेगा और जो नेपाल का जो क्षेत्र रहेगा, तो इन्हीं के बीच में ही आता है। खटीमा, टनकपुर और जो नेपाल की जो सीमा मिलती है इन्हीं के बीच में बनबसा आता है और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में यह पड़ता है। तो जो अंग्रेज अधिकारी इलियट हैं उनके अनुसार बोक्सा सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे? तो ये बसे थे सर्वप्रथम बनबसा में। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ना अभी, यहाँ पर जो बोक्सा सर्वप्रथम उत्तराखंड में कहाँ पर आकर बसे थे? तो बनबसा में आकर बसे थे। तो वो किसके अनुसार है? वो इलियट के अनुसार है। अंग्रेज अधिकारी हैं इलियट, इन्हीं के अनुसार बोक्सा उत्तराखंड में सर्वप्रथम बनबसा में आकर बसे थे। इनकी शारीरिक संरचना की हम लोग बात करते हैं। कद व आंखें छोटी होती हैं, पलकें भारी होती हैं, चेहरा चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है, दाढ़ी और मूछें घनी होती हैं और गेहुआ रंग होता है। तो इस प्रकार की इनकी शारीरिक बनावट होती है और इनकी शारीरिक बनावट मिश्रित प्रजाति लक्षणों को इंगित करती है, यानी कि मिश्रित प्रजाति लक्षणों को इनकी जो शारीरिक बनावट है वो इंगित करती है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए इनकी भाषा की हम लोग बात करते हैं। देखिए इनकी कोई इनकी कोई निश्चित बोली या भाषा नहीं होती है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे थारू जनजाति, थारू जनजाति में हमने क्या देखा था कि उनकी भी कोई एक निश्चित बोली या निश्चित भाषा नहीं थी। जिस क्षेत्र में वो लोग जाके रहने लगते थे उसी क्षेत्र की भाषा वो लोग बोलने लगते थे। उसी प्रकार से जो बोक्सा जनजाति है उनकी भी कोई निश्चित भाषा नहीं है। जैसे कि इनकी कुछ भाषाएं आती हैं भावरी, कुमैया, रचभैसी, यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन्हीं क्षेत्रों की भाषा को ये लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो मुख्यतः ये लोग भावरी, कुमैया और रचभैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको नोट करना है कि ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा भावरी, कुमैया, रचभैसी भाषा का प्रयोग कौन सी जनजाति उत्तराखंड में करती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बोक्सा जनजाति। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए इनकी सामाजिक व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सामान्य रूप से बोक्सा कितने गोत्रों या उपजातियों में बटे हुए हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 5। सामान्य रूप से बोक्सा 5 गोत्रों या 5 उपजातियों में बटे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा और तनवार। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि यदुवंशी उपजाति किसकी है? आपको पता होना चाहिए कि यदुवंशी उपजाति किसकी है? तो ये है बुक्सा की। या राजवंशी जो उपजाति है वो किसका गोत्र है? देखिए गोत्र या उपजातियों का यहाँ पर मैंने उल्लेख किया हुआ है। अगर गोत्र कहे उपजाति की बात एक ही है। अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि यदुवंशी जो गोत्र है वो किसका है तो भी उत्तर बोक्सा ही आएगा। अगर ऐसे प्रश्न बनता है कि जो यदुवंशी उपजाति है वो किसकी है तो भी उत्तर बोक्सा ही आएगा। तो ये आपको पांचों पता होने चाहिए कि यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा और तनवार, ये पांचों आपको याद होने चाहिए कि यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा और तनवार किसके गोत्र या उपजातियां हैं? तो ये हैं बोक्सा जनजाति के।
उसके बाद देखिए इनकी जो परिवार व्यवस्था है वो कैसी है, संयुक्त एवं विस्तृत परिवार व्यवस्था है और पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था इनमें पाई जाती है। यानी कि जो वर्चस्व रहेगा जो परिवार है वो पिता का रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमने थारू जनजाति में हमने पढ़ा था, जो वहाँ पर परिवार में जो वर्चस्व था वो किसका था, जो महिलाएं होती हैं उनका था। तो वहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हमको देखने को मिली थी, लेकिन जौनसारी में हमने देखा पितृसत्तात्मक थी, और बोक्सा में हम लोग देख रहे हैं पितृसत्तात्मक है। तो संयुक्त एवं विस्तृत परिवार व्यवस्था इनमें रहेगी, और इसी के साथ साथ पितृसत्तात्मक व्यवस्था इनमें रहती है। फिर देखिए पुत्री को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, किस जनजाति में पुत्री को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बोक्सा जनजाति में। उसके बाद देखिए बोक्सा समाज की मूल इकाई है, तो बोक्सा समाज की जो मूल इकाई है वो है गोत्र, जिसे गोत्र कहते हैं, तो वही इनकी समाज की मूल इकाई है। अब हम लोग इनके धर्म की बात कर लेते हैं। धर्म इनका हिंदू है, और देवी देवता है इनके कौन कौन से, ग्राम खेड़ी देवती नहीं ग्राम खेड़ी देवी, साकरिया देवता, ज्वाल्पा देवी, होलिका देवी और चौमुंडा देवी इनके मुख्य देवी देवता हैं। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि ग्राम खेड़ी देवी को कौन सी जनजाति पूजती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बोक्सा जनजाति। और साकरिया देवता किनके देवता हैं, बोक्साओं के। ज्वाल्पा देवी किनके देवी देवता हैं, किनकी देवी है, तो ये है किसके, बोक्साओं के। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम और कृष्ण इनको भी ये लोग पूजते हैं। चलिए ठीक, देखिए ये तो जो देवी देवता हैं, महादेव जो शिव शंकर हैं, काली माता हैं, दुर्गा माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, राम कृष्ण, इनको तो हर कोई पूजता है। जो हिंदू धर्म है उन उस धर्म में इन दो देवी देवता हैं, इनको हर कोई पूजता है। तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस कम रहते हैं। प्रश्न यहाँ से बनता है जो इनके जो स्थानीय देवी देवता होते हैं। देखिए कोई सा भी धर्म हो, जैसे हिंदू धर्म है तो वहाँ पर जो भी उनकी अनेक उपजातियाँ हैं, तो वहाँ पर से क्या होता है, उनके स्थानीय देवी देवता होते हैं। जैसे कि भूमि के देवता हो गए, पशु पक्षी के रक्षक देवता हो गए, जैसे कि और बारिश के देवता हो गए। तो अनेक प्रकार के उनके देवी देवता होते हैं, तो उनको स्थानीय देवी देवता बोला जाता है। तो उसी प्रकार से जो इनके साकरिया देवी देवता हैं, साकरिया हो गए, ज्वाल्पा हो गए, होलिका देवी, चौमुंडा, इनके स्थानीय देवी देवता हैं। तो यहाँ पर से स्थानीय देवी देवता को ही एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, साकरिया देवता, ज्वाल्पा, ग्राम खेड़ी देवी, होलिका देवी और चौमुंडा देवी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए काशीपुर की चौमुंडा देवी बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है कि बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी कौन सी मानी जाती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, काशीपुर की चौमुंडा देवी। काशीपुर कहाँ पड़ता है, काशीपुर उधम सिंह नगर जिले में ही पड़ता है। काशीपुर जैसे कि गोविसाण नाम से आपको काशीपुर याद आया होगा। काशीपुर शब्द वैसे भी, काशीपुर जो शहर है पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमने जब इतिहास पढ़ा था उत्तराखंड का पुरातात्विक इतिहास, तो वहाँ से भी हमने इसका काफ़ी जिक्र किया था। चलिए ठीक है, तो जो काशीपुर की चौमुंडा देवी रहेगी वो बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। प्रत्येक बुक्सा गांव में ग्राम प्रधान के घर के सामने एक मंदिर होता है, उसे वो किस चीज़ का मंदिर होता है, तो ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है। देखिए थारू जनजाति में भी हमने देखा था कि वहाँ पर क्या हो रहा था, प्रत्येक व्यक्ति, थारू समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति था, हर व्यक्ति के घर के सामने एक मंदिर बना रहता था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बुक्सा जनजाति में यहाँ पर जो ग्राम प्रधान रहेगा, प्रत्येक गांव का एक ग्राम प्रधान रहेगा, तो उस ग्राम प्रधान के घर के सामने एक मंदिर बनेगा। वो मंदिर किसका बनेगा, ग्राम खेड़ी देवी का, जिसे भवानी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। थारू जनजाति में क्या होगा, वहाँ पर जो थारू जनजाति होंगे, जो प्रत्येक व्यक्ति के जो घर होगा, जो प्रत्येक व्यक्ति का हर घर के सामने एक मंदिर बनेगा। लेकिन बुक्सा जनजाति में क्या होगा, जो ग्राम प्रधान होगा, प्रत्येक ग्राम प्रधान के घर के सामने एक मंदिर बनेगा ग्राम खेड़ी देवी का। चलिए ठीक है। और देखिए बुक्सा जनजातियों में ये मानना है कि जो ग्राम खेड़ी देवी है वो संपूर्ण ग्राम वासियों की एवं उनके फसल, उनकी पशुधन की रक्षा करती है। कौन, ग्राम खेड़ी देवी। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो ग्राम खेड़ी देवी है प्रत्येक ग्रामवासी की, उनकी फसल की, उनकी पशुधन की रक्षा करती है। फिर देखिए जादू टोना व तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है बोक्साओं में, और इनमें जैसे जो जादू टोना करते हैं उनको क्या कहते हैं, भरारे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न बनेगा कि जो भरारे शब्द है उसका संबंध किस जनजाति से है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बोक्सा से। या बोक्सा जनजाति में भरारे शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया है, जो लोग जादू टोना करते हैं, जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, उनके लिए ही भरारे शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए
बोक्सा कल्पित आत्माओं के रूप में बुज्जा की भी पूजा करते हैं। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों काफी बनते हैं एग्जाम में, इनको आप लोग छोड़ देते हैं ना ऐसे प्रश्नों को, तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि कल्पित आत्माओं के रूप में बुज्जा की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बोक्सा जनजाति। फिर देखिए थान क्या है, थान क्या है, बोक्सा जनजाति में थान क्या है, ऐसे प्रश्न बनेगा। तो देखिए थान क्या है, पूजा करने का पवित्र स्थल, पूजा करने के पवित्र स्थल को ही थान कहते हैं। हालांकि थान शब्द का जो प्रयोग है पहाड़ों में तो अत्यधिक किया जाता है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको पता होगा कि थान क्या होता है, जहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो उसी प्रकार से बोक्सा जनजाति में भी जो उनके पूजा करने का जो पवित्र स्थान होता है ये गांव से बाहर होता है अधिकतर, तो उसको क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए हिडिंबा, जिसे वन देवी भी कहते हैं, भूमिया की भी पूजा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें हिडिंबा बहुत महत्वपूर्ण है। किस जनजाति में हिडिंबा देवी की पूजा की जाती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बोक्सा जनजाति में हिडिंबा की पूजा की जाती है। हिडिंबा जैसे कि वन देवी भी कहा जाता है, और इसी के साथ में भूमिया देवता की भी पूजा करते हैं ये लोग। फिर देखिए इनके हम लोग त्योहार देख लेते हैं। त्योहार कौन कौन से हैं, चैती, नोबी, होली, दीपावली, होगड़, ढलिया, गोटरे, मोरो और तेरस इनके प्रमुख त्योहार हैं। इनमें सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा हो जाएगा, प्रमुख त्योहार जो होगा इनका चैती। बोक्सा जनजाति का सर्व प्रमुख त्योहार कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा चैती त्योहार। देखिए चैती मेला लगता है कहाँ पर, चैती मेला कहाँ पर लगता है, चैती मेला लगता है हर हर वर्ष लगता है। कहाँ पर लगता है, काशीपुर में लगता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, चैती मेला कहाँ पर लगता है, हर वर्ष लगता है काशीपुर में। काफ़ी बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में बन भी चुका है, तो ये आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूँ कि जो हमारा बोक्सा जनजाति है यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ क्या रहेगी, तो इनके त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। उसी के साथ साथ जो मैंने आपको इनकी उपजातियाँ बताई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो इनके त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये दीपावली तो पूछेगा नहीं, होली भी नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, चैती बहुत महत्वपूर्ण है, नोबी, होगड़, ढलिया, गोटरे, मोरो ये तो आ भी चुके हैं। होगा ढल्ला गोटरे एग्जाम में आ भी चुके हैं तीनों के तीनों। तो यहाँ से दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है इनके त्यौहार कि चैती, नोबी, होली, दीपावली, होगड़ा, ढल्लिया, गोटरे, मोरो, तेरस किन के त्यौहार हैं, तो ये हैं बोक्सा जनजाति के। चलिए ठीक है। और इनमें अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, मान लिया गोटरे, ढल्लिया, होगड़ और चैती, बताइए इनमें से बोक्सा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चैती। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए इनकी राजनीतिक व्यवस्था की हम लोग बात कर लेते हैं। और देखिए राजनीतिक व्यवस्था, इसमें देखिए कुछ प्रथाएं हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए कौन कौन सी हैं। जैसे कि जेठो प्रथा, टेकुआ प्रथा, ये किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बोक्सा जनजाति में। उसी के साथ साथ एक प्रथा और है लोटा प्रथा। तो तीनों प्रथाएं जेठो, टेकुआ और लोटा प्रथा किस में पाई जाएंगी, तो ये पाई जाती हैं बोक्सा जनजाति में। उसके बाद देखिए बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी जाएगी, परिवार इनकी सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। फिर देखिए बोक्सा जो गांव होते हैं, जो बोक्साओं के जो गांव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मंझरा। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न काफी बनते हैं कि बोक्सा गांव को क्या कहा जाता है, तो अपने गांव को ये लोग कहते हैं जहां पर बोक्सा निवास करते हैं, यानी कि बोक्सा गांव को, तो उनको क्या कहा जाता है, मंझरा कहा जाता है। उसके बाद देखिए 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत, पंचायत व्यवस्था की हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। तो 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत किस में पाई जाती है, तो बोक्सा समाज में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझनी है। जब मैं आपको थारू जनजाति पढ़ा रहा था, तो थारू जनजाति में मैंने आपको वहाँ पर ये बताया था कि जो पंचायत व्यवस्था है वो थारू जनजाति में पाई जाती है। देखिए वहाँ से आपको ये काम करना है कि जो बिरादरी व्यवस्था है, अगर एग्जाम में बोक्सा आता है तो आपको वहाँ पर बोक्सा के साथ चलना है। अगर एग्जाम में बोक्सा आता है तो वहाँ पर आपको बोक्सा के साथ चलना है। अगर एग्जाम में बोक्सा आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, थारू हो, राजी, भोटिया या फिर चौथा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर से आपको अगर थारू दे रखा है एग्जाम, अगर ऑप्शन में बोक्सा नहीं है तो आप लोग थारू जनजाति की तरफ जा सकते हैं बिरादरी पंचायत व्यवस्था में। ये आपको समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में, ये किसी किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जो बिरादरी व्यवस्था है वो थारू में भी पाई जाती है कहीं ना कहीं। तो अगर ऑप्शन में आपका बोक्सा नहीं दिया हुआ है, थारू है, तो आप लोग थारू जनजाति की तरफ जा सकते हैं बिरादरी वाले किस्से पर, बिरादरी वाले टॉपिक पर। तो बिरादरी व्यवस्था जो रहेगी वो किस में रहेगी, बोक्सा समाज में। तो देखिए इनमें जो 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत व्यवस्था किस में पाई जाती है, तो बोक्सा समाज में 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। देखिए बिरादरी पंचायत
न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। जो बिरादरी जो इनकी पंचायत है वो न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। फिर देखिए बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है तखत। कहीं कहीं आपको तख्त भी देखने को मिलेगा, तख्त हो तखत हो बात एक ही है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्न काफी बनते हैं कि बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी बोक्सा समाज में कौन होता है, तो ये होता है तखत। या डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि पंचायत व्यवस्था से संबंधित तखत शब्द, पंचायत व्यवस्था से संबंधित तखत शब्द किस जनजाति से संबंधित है, ऐसे प्रश्न बन जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बोक्सा जनजाति से। तो जो बिरादरी पंचायत जो बोक्सा समाज में जो बिरादरी पंचायत होती है तो उस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तखत। उसके बाद देखिए तखत के नीचे एक मुंसिफ, एक दरोगा व 2 सिपाही होते हैं। तो देखिए एक मुंसिफ है, एक दरोगा है, तो ये ऐसी व्यवस्थाएं किसमें पाई जा रही हैं, तो बोक्सा समाज में पाई जा रही हैं। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न उठा सकता है, जैसे कि तखत हो गया, दरोगा हो गया, मुंसिफ हो गया, यहाँ से ऐसे प्रश्न उठा सकता है। 2 सिपाही हो गए। तो ऐसी जो व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था है, वो किस में पाई जा रही है, जो या फिर जो पंचायत है उसमें ये सदस्य हैं, एक मुंसिफ है, एक दरोगा है, 2 सिपाही हैं, तखत हैं, वो किस में पाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बोक्सा जनजाति में सब पाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इनके मुख्य भोजन की, तो देखिए हमने थारू जनजाति पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा थारू जनजाति में जो वहाँ के लोग हैं उनको मछली और चावल खाना अत्यधिक पसंद है। उसी प्रकार से बोक्सा जनजाति में भी जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं उनका जो मुख्य भोजन है वो क्या है, मछली और चावल। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए इन्हीं में विवाह की एक प्रचलित व्यवस्था इनकी प्रथा है, वो है बैठान विवाह। बैठान विवाह जो व्यवस्था है वो किसमें पाई जाएगी, या प्रथा है वो किसमें पाई जाएगी, वो पाई जाती है किसमें, बोक्सा जनजाति में। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। तो बैठान विवाह किस में रहेगा, बोक्सा जनजाति में। अच्छा देखिए जो मैंने आपको ये बताया ना बिरादरी पंचायत व्यवस्था, वर्तमान में ये प्रचलित में नहीं है। वर्तमान में बिरादरी के स्थान पर बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। किसकी, वर्तमान में बिरादरी पंचायत के स्थान पर बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अब अगला आता है बुक्साड़। बुक्साड़ क्या है, जिस स्थान पर बुक्सा आकर निवास करने जिस स्थान पर बुक्सा आकर रहने लगे थे वह स्थान क्या कहलाया, बुक्साड़ कहलाया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, नैनीताल का क्षेत्र हो या फिर हमारा उधम सिंह नगर का क्षेत्र हो, जहाँ पर बुक्सा लोग आकर रहने लगे थे, उस स्थान को बुक्साड़ शब्द के नाम से जाना गया। अगर हम लोग बात करते हैं जो बुक्सा हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, तो कृषि एवं पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। देखिए वर्तमान से हमको कोई मतलब नहीं है, हम जो किताबों में लिखा हुआ है, एग्जाम में किताबों का लिखा हुआ ही सत्य माना जाता है। वर्तमान में तो ये लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हम लोग देखते हैं। बोक्सा समाज हो, जौनसारी हो, थारू हो, हर जो वर्ग है आगे बढ़ चुका है। लेकिन जो किताबों में लिखा हुआ है ना, हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है और किताबों में यहीं से प्रश्न बनते हैं। अच्छा यहाँ पर से एक चीज़ और, जो मैंने आपको यहाँ पर ये पद बताया, तखत हो, मुंसिफ हो, दरोगा हो, 2 सिपाही हो, ये सारे जो पद हुआ करते थे ना, ये सब वंशानुगत हुआ करते थे। कैसे, वंशानुगत ये सारे पद हुआ करते थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे फेसबुक पेज से आप लोग ऐड हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारी मिलती रहती हैं। अगर आप कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात और, शेयर कर दिया कीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी हेल्प इससे मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो के संबंध में अगर आप कुछ पूछना होता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।